हर भारतवासी की कामना हमारे साहित्य का गौरवगान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति की पहचान है। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय शिक्षक गणों एवं मेरे साथियों को हिंदी दिवस की हृदयंगम शुभकामनाएं। भारतीय परिषद मिरांडा हाउस की ओर से मैं अभया आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं स्तुति को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। भारतीय परिषद मिरांडा हाउस की ओर से मैं स्तुति वाजपेयी आप सभी का इस वक्तव्य में स्वागत करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है बदलते परिदृश्य में हिंदी, और हमारे बीच मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उपस्थित हैं वे जो अपने नाम के ही अनुरूप हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पूर्णतः सटीक हैं श्रीकांत वर्मा की ये पंक्तियां जब हम आपके जैसे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। आपका बचपन एवं स्कूली शिक्षा दीक्षा हरियाणा से पूर्ण हुई। आपके पिता हिंदी के प्राध्यापक व माता हिंदी की अध्यापिका रहीं, अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी आपको विरासत में मिली। सन 1990 में आप दिल्ली आए तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से स्नातक किया। स्नातक पश्चात आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हिंदी में परास्नातक तथा एमफिल एवं पीएचडी पूरी की। इसके अतिरिक्त आपने समाजशास्त्र, फिल्म निर्माण, दर्शन, कानून और प्रबंधन आदि बहु विषयों में भी कुशलता प्राप्त की। पठन पाठन की ओर आपकी स्वाभाविक रुचि रही है। आपने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी के प्राध्यापक के रूप में की। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करने की दौड़ में खड़े हजारों विद्यार्थियों के आप आदर्श हैं। सन 1996 में आपने अपने प्रथम प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर गृह मंत्रालय में भारत सरकार के राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर का पद संभाला। तत्पश्चात सन 1999 से आपने आधिकारिक रूप से यूपीएससी परीक्षार्थियों को पढ़ाना आरंभ किया एवं लोक प्रचलित संस्था दृष्टि आईएएस की स्थापना की। वर्तमान में आप दृष्टि के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपने अपने एक वक्तव्य में कहा था, हिंदी आत्मा की भाषा है। आपके इस कथन से यह तो विदित है कि आपका और हिंदी भाषा का संबंध कितना गहरा है। बचपन से हिंदी भाषी परिवेश में पले बड़े होने के फलस्वरूप आपने हिंदी को हर रूप से आत्मसात किया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप अपने वक्तव्य से हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार। सबसे पहले मिरांडा हाउस कॉलेज का धन्यवाद। मुझे ज्ञात है कि पिछले 7 सालों से ये कॉलेज भारत का सबसे अच्छा कॉलेज हर साल बनता है, और सबसे अच्छा कॉलेज देश का किसी को बुलाए तो ये उसके लिए एहसान की बात है, न कि उसके लिए जो वहाँ जा रहा है। विशेष रूप से धन्यवाद चंदा जी को। संज्ञा जी ने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किया, मैं भारत से बाहर था और मेरा कुछ पुराना एहसान चुकाने का भाव था उनके प्रति। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप आएँ तो मैंने सीधे कहा कि जैसे भी होगा मैं ज़रूर आऊँगा। संगीता जी, बाकी अध्यापिकाएं, मेरा सबसे परिचय निजी नहीं है, मैं नाम नहीं जानता हूँ सबका। और जो विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बाहर देख के मुझे लगा कि आपको आईपीएस की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो पहले से बहुत सारी ट्रेनिंग अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसे आईपीएस की भाषा बंदोबस्त कहते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, सुरक्षा से लेकर हर चीज़ को ठीक से देखना, तो ये सब तो आप लोग पहले से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी चुनौती के सामने आपको परेशानी आने वाली है नहीं। शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं, क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूँ और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। और यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो
सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्चे ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूं कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है, भाषाओं के बहुत सारे काम होते हैं। अंग्रेजी भी मेरे लिए बड़ी प्रिय भाषा है, हिंदी प्रिय भाषा है, सारी भाषाएं प्रिय हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो किसी एक से प्रेम करने के लिए बाकी सबसे नफरत करना पसंद करता हूं। मैं सबसे प्रेम करना पसंद करता हूं और उसमें हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो जो प्यार माँ से होता है वो हिंदी से है। ये कहने में मुझे दुनिया के किसी भी मंच पर ना संकोच है, ना झिझक है, ना कोई भय है। तो हिंदी मेरी माँ है और माँ के मामले में न समझौते होते हैं, न चयन की सुविधाएं होती हैं, न चयन की जरूरत होती है। पर हिंदी मेरी माँ है का मतलब ये नहीं है कि तेलुगु मेरे दुश्मन है, या कि उर्दू मेरे दुश्मन है, या अंग्रेजी मेरे दुश्मन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप भी एक ऐसा मिजाज लेकर आगे बढ़ें कि हम एक भाषा को सम्मान की निगाह से देखें और उसी तेवर से बाकी भाषाओं को अपमान की निगाह से देखें। ऐसा मैं बिल्कुल ना चाहता हूं। मैं तो नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई भी ना करे, आप भी ऐसा ना करें। संस्कृत मेरी परनानी है। संस्कृत की बेटियां अपभ्रंश हुई, प्राकृत हुई। उनकी बहुत सारी बेटियों में एक बेटी का मैं बच्चा हूं, उसका नाम हिंदी है। उसी अपभ्रंश प्राकृत की बहुत सारी बेटियों में मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, बांग्ला भी है, असमिया भी है, ओडिया भी है। और उसी नानी के पड़ोस के परिवार की और जो बच्चियां हैं उनमें तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं भी हैं। और इन नानी के समय में इन सब भाषाओं में बहुत अपनत्व था, बहुत सहयोग था। आज हम कितनी भी दूरी महसूस करें, हमारी नानी के ज़माने में इनमें बहुत लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और इसलिए जब आप मलयालम सीखेंगे या तमिल सीखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई बार संस्कृत के शब्द एज इट इज़ आपको उन भाषाओं में मिलते हैं और आपको समझ में आता है कि एक पीढ़ी का अंतर नहीं है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कई पीढ़ी पीछे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती रही है, ताल्लुकात रहे हैं। और इसलिए जब भाषा के प्रश्न पर मुझे कोई बोलने को कहता है, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अलग बात है कि आजकल हम इसको एक हल्का सवाल मान लेते हैं, पर मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। हिंदी दिवस के दिन एक परंपरा है कि हम आमतौर पर भावनात्मक मुहावरों से बात करते हैं। आज सुबह से मेरे पास 8-10 मैसेज आ चुके हैं जिन सब में एक वाक्य लिखा है कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। हर साल ये मैसेज आता है। अच्छा मैसेज है, पढ़ के अच्छा लगता है। पर मैं चाहता हूं कि हिंदी समाज हिंदी माथे की बिंदी से आगे बढ़कर कुछ और मुद्दों पर बात करे। केवल उन भावनाओं में डूब के बात करना काफी नहीं है, उससे कुछ आगे निकलना जरूरी है। मैं आपको 2 कहानियों से बात शुरू करता हूं ताकि आप समझ सकें कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। एक किताब जो पिछले 15-20 साल में दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक बनी, उसका नाम सेपियंस है, आपने शायद सुना होगा। मैं हिंदी के बच्चों से कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास अपना बनाएं। हिंदी के समाज से मुझे गंभीर शिकायत है कि हम लोग पढ़ते कम हैं, हम लोग भावनाओं में ज़्यादा बहते हैं, पढ़ने की आदत हमें कम है। और आज के ज़माने में जब दुनिया की हर अच्छी किताब हिंदी में भी उपलब्ध है तो हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन कम से कम पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं है। एक किताब पढ़ने का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन के 40-50 साल के निष्कर्षों को 3 दिन में समझ लेना, और आप 50 साल मैच्योर हो जाते हैं 3 दिन में केवल एक अच्छी किताब पढ़ लेने से। बहरहाल, सेपियंस किताब मानव जाति का इतिहास है। ये भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं है, मानव जाति का इतिहास है।
माना जाता है कि 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, जहां ये पृथ्वी पहली बार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 450 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन अस्तित्व में आया, अमीबा आया। उसके बाद लंबे समय तक खूब घटनाक्रम होते गए। हम कहीं नहीं थे उस समय। 3 लाख साल के आसपास पीछे जाएं तो एक परिवार पैदा हुआ जिसको होमो कहते हैं। होमो का मतलब हमारा परिवार। उस होमो परिवार में एक हम हैं, होमो सेपियंस, क्योंकि हम होमो परिवार में सेपियंस नाम की शाखा हैं। उस परिवार में और भी शाखाएं थी। निएंडरथल एक बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुना होगा, होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो जीव थे जो होमो सेपियंस के आमने सामने जिंदा थे और संघर्ष में थे। चुनौती ये थी कि अंत में इनमें से कौन जीतेगा। ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था कि ये सारे साथ साथ चल सके। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि सब साथ साथ चले, पर इवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत व्यावहारिक नहीं होता है। एक सवाल यह भी था कि होमो परिवार का कोई प्राणी क्या चिंपैंजी को, बंदर को, इन सबको हरा पाएगा, क्योंकि उस समय तक ये सारी स्पीशीज लगभग बराबर संघर्ष में चल रही थी। आज से 70,000 साल पहले तक ये सब यूं ही चल रहा था और फिर एक घटना घटी। उस घटना को सेपियंस किताब के लेखक ने, जिनका नाम युवाल नोआ हरारी है, उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया और ये घटना 40,000 साल तक चलती रही। और इस बात पर बड़ा गहरा विचार किया कि क्या वजह थी कि होमो सेपियंस जिंदा रहा, निएंडरथल मर गया। हम मानते हैं कि निएंडरथल वो है जो यूरोप की आज की जो स्पीशीज है उसका पूर्वज था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मर गया, इरेक्टस मर गया और जितने परिवार के जंतु थे वो सब मर गए और होमो सेपियंस इन सबसे कमजोर होने के बावजूद बच गया और इतना सफल भी हो गया। निएंडरथल के बारे में उसने लिखा कि अगर आमने सामने आ जाएं तो निएंडरथल होमो सेपियंस को मार मार के अधमरा कर सकता था, वो इतना ताकतवर था। उसके बाद भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? और तब आता है वो सिद्धांत जो आज की इस डिस्कशन की शुरुआत का बिंदु है। होमो सेपियंस इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास भाषा की क्षमता थी। भाषा की क्षमता बाकियों के पास भी थी, चिंपैंजी के पास भी है, बंदर के पास भी है, पर बंदरों पर खूब प्रयोग हुए। बंदर हो, अन्य स्पीशीज हो, तोता हमसे ज्यादा ध्वनियां बोल सकता है, हमसे ज्यादा। इसके बाद भी तोता सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाता है। चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा, निएंडरथल की भाषा सीमित भाषाएं थी। वो एक आवाज में पूरा एक वाक्य बोलते थे और ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं। अगर आप जंगलों की आवाजें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया, जैसी एक बंदर आवाज निकालेगा सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर दूसरी आवाज का मतलब होगा शेर चला गया, वो सुन के सब उतर जाएंगे नीचे। भाषा वैज्ञानिकों ने वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली और एक बार अच्छे म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जाके आवाज प्ले कर दी, शेर आया, और वो आवाज सुनते ही सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर आपस में देख रहे थे किसने बोला। और 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज, एक वाक्य। इंसान की भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो डिस्क्रीट भाषा है, विविक्त भाषा है, जिसका मतलब यह है कुछ 25-30 ध्वनियों से, 50 ध्वनियों से हम अरबों शब्द बना सकते हैं और अरबों शब्दों से खरबों वाक्य बना सकते हैं। इतनी लचीली भाषा हमारी है जिसमें किसी भी बात को कहने के 50 तरीके हमारे पास हैं और ये तरीके इस संसार में किसी और स्पीशीज के पास नहीं है। इसीलिए होमो सेपियंस बन पाया। और आज अगर हम जिंदा हैं, आज हम चिंपांजी से बेहतर हैं, गोरिल्ला से बेहतर है, बंदर से बेहतर हैं और होमो इरेक्टस से बेहतर है, निएंडरथल से बेहतर हैं, जिंदा हैं, तो इसकी मूल वजह है हमारी भाषा की क्षमता। जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। भाषा ऐसी एक चीज़ है, मुफ्त में मिल जाती है।
तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब आप इस नज़रिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज़ है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और कोने में कोई किसी और भाषा की बात कर रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया में एक ही भाषा होती? ऐसा क्यों है कि भाषाएं बहुत सारी हैं? ना बहुत सारी भाषाएं होती, ना झगड़े होते, सब एक ही भाषा बोल रहे होते। सोचने में कितना अच्छा लगता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का बाइबल का हिस्सा है, उसमें कहानी आती है, उसको बोलते हैं बेबीलोनिया की या बाबिल की कहानी। कहानी ये है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं, तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं। और ईश्वर को ये लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह। ये युवाल नोआह हरारी के बीच में भी जो नाम है नोआह, ये वही नोआह नाम है। और उनसे कहा कि तुम जाओ, जितनी भी स्पीशीज है उन सब की एक एक पेयर को बचा लो, ताकि सभ्यता को फिर से शुरू कर सके। तो नोआह ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया, सारी स्पीशीज के एक एक पेयर को उस पर रखा, अपने परिवार को रखा और बाढ़ से बचा लिया। और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम एक इतनी ऊंची मीनार बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम डूबे ही नहीं, तो चिंता खत्म हो जाएगी। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का एक स्थान था, एक टावर बनना शुरू हुआ। यह बाइबल में जेनेसिस की कहानी है। टावर बनने लगा, काफी ऊंचा बन गया। पर बनते बनते ईश्वर को यह लगा कि ये मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊंगा उससे बचने के लिए, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल कर दिया। उसने उस टावर पर काम करने वाले व्यक्तियों और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया, ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और एक कहानी चलती है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य एक ना हो, तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए। और उसके बाद से आज तक सारे मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है मुझे नहीं पता, मिथक है, धर्म की बात है, पर ऐसी कहानियां किसी कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत काम की कहानियां होती हैं। और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखता हूं तो मैं दो नजरियों से देखना पसंद करता हूं। पहली बात, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है। और इस संसार में जहां 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीशीज संघर्ष करती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म बहुत ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ती? मुसलमानों के लिए एक नया देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान ही तो थे। अंतर क्या था कि एक तरफ के मुसलमान उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, एक तरफ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला भाषी मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान के साथ एक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको नए देश की जरूरत है, और बांग्लादेश इसलिए बना। आप श्रीलंका के झगड़े को कितना भी हिंदू और बौद्ध झगड़ा कह लीजिए, दरअसल वो तमिल और सिंगली भाषाओं का झगड़ा है। ये जो भाषाओं के झगड़े हैं, और भाषाओं का एक अस्तित्व होता है, जैसे मनुष्यों के जीवन में वक्र है, कभी सफल कभी विफल, ऐसी भाषाओं का जीवन होता है।
आज से 300 साल पहले ब्रजभाषा का जो जोर था, कोई सोच सकता था कि 300 साल बाद उसका नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। ब्रजभाषा के नाम में भाषा है, वो बोली बन गई, और खड़ी बोली के नाम में बोली है, वो भाषा बन गई। तो इतिहास के दौर की बात है। इतिहास का कौन सा दौर किस भाषा को कहां से कहां उठा के ले जाएगा। जब पुर्तगाली यूरोप से निकले थे दुनिया पर कब्जा करने के लिए, उन्हें लगता होगा कि पुर्तगाली दुनिया की महान भाषा बनेगी। बाद में फ्रांसीसियों ने, हॉलैंड के डच लोगों ने, अंग्रेज़ों ने आपस में झगड़े किए, फ्रेंच लोगों ने झगड़े किए। उन झगड़ों में संयोग से अंग्रेजी जीत गई, और क्योंकि अंग्रेजी जीत गई, क्योंकि अंग्रेजी का असर भारत पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अमेरिका पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अफ्रीका पर ज़्यादा पड़ा, इसलिए आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भाषा है, प्रचलित भाषा है। ऐसा थोड़ा है कि अंग्रेजी बहुत महान भाषा है, भाषाएं सारी महान हैं। और अगर तकनीकी तौर पे देखें तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक तौर पर अंग्रेजी से बेहतर भाषा है। केवल शब्दावली के अभाव को पीछे छोड़ दें, चाहे वो ध्वनि का मामला हो, फोनेटिक्स का मामला हो, सिंटैक्स का मामला हो, भाषा विज्ञान के किसी भी स्तर पर देखें तो हिंदी अपनी वैज्ञानिकता में अंग्रेजी से कहीं भी कम नहीं है, कई मामलों में बेहतर है। इसलिए कौन सी भाषा का कितना राज होने वाला है, ये बात तय होती है केवल इस बात से कि उस भाषा के समाज की दुनिया पर क्या पकड़ है, कौन उपनिवेश की भाषा बनी, कौन साम्राज्य की भाषा बनी, किस भाषा में ज़्यादा विकास हुआ, किस भाषा में कम विकास हुआ। संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं, ग्लोबल दुनिया में, जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फ़ायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। पर मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की है, और मैं अंग्रेजी में लगभग उतना सहज उतना हिंदी में हूं, तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए। मैंने जिन जिन देशों की यात्रा की, आज दुनिया के हर देश पर दबाव है कि अंग्रेजी सीखे, और वो दबाव इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अंग्रेजी में चीजें ज्यादा उपलब्ध हैं, स्वाभाविक सी बात है। पर मैंने कभी हॉलैंड में किसी व्यक्ति को डच भाषा की तुलना में अंग्रेजी को महत्व देते हुए नहीं देखा। वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप किसी फ्रेंच व्यक्ति से बात करें, आप इजराइल के किसी व्यक्ति से बात करें, जहां भाषा के सम्मान की बात आएगी वो अंग्रेजी का नाम तक नहीं लेंगे। जहां पढ़ने की बात आएगी, सीखने की बात आएगी, फायदा उठाने की बात आएगी, निश्चित तौर पे सीखेंगे, क्योंकि उस भाषा से उनको फायदा होता है। और आज की जो बातचीत हमारी होने वाली है वो कुछ कुछ उसी तौर पे होने वाली है कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, क्या बहुत डरने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम बिना बात के खौफ में हों, और मुझे लगता है कि हम बिना बात के खौफ में ज्यादा रहते हैं। और जब मैं हिंदी की बात सोचता हूं और मिरांडा हाउस के संदर्भ में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी द टेम्पेस्ट नाटक की नायिका मिरांडा की थी। जब मॉरिस ग्वायर साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की और इसका नाम मिरांडा हाउस रखा, तो उनसे कई लोगों ने पूछा, वो उस समय डीयू के वाइस चांसलर भी थे, भारत के चीफ जस्टिस भी थे उस समय। तो जब भारत आज़ाद हो गया और वो चले गए यहाँ से, 1952 में उन्होंने एक बात की व्याख्या की कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिरांडा क्यों रखा। 3 वजह बताई। एक वजह बताई कि एक फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम मिरांडा है। एक कहा कि मेरी बेटी का नाम मिरांडा है। लेकिन जो असली वजह मुझे लगता है तीसरी उन्होंने बताई वो ये थी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में जो एकमात्र महिला कैरेक्टर मंच पे आती है उसका नाम भी मिरांडा है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी व्यक्ति बने। वो व्यक्ति आप मती बनिएगा, अब तो उसका महत्व रहा नहीं है, उस दौर में उसका महत्व था। कुछ कुछ छायावाद की श्रद्धा जैसी लड़कियां होती हैं, वो जो एकदम भारतीय किस्म का मिजाज नहीं होता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ त्याग करने के लिए पैदा हुई हूं। कुछ कुछ वैसा मिजाज उस लड़की का है, मिरांडा का। उस नाटक में एक बड़ी खास बात है, मिरांडा बहुत योग्य लड़की है, उसकी समझ बड़ी गहरी है, पर वो अपने पिता और अपने होने वाले पति, प्रोस्पेरो उसका पिता है, फर्डिनेंड उसका होने वाला पति है, वो उन दोनों के इतने कंट्रोल में है कि वो खुद को डिफाइन उन्हीं के नजरिए से करती है। बहुत योग्य होने के बावजूद उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है।
अपने जीवन के फैसले वो अपने आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में लगता है कि फर्डिनेंड का फैसला उसने खुद किया है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि वो फैसला भी उसके पिता ने ही करवा दिया है। और वो बेचारी इतनी कमज़ोर अपने आप को महसूस करती है। हिंदी की एक फिल्म में एक गीत आया था, एक पत्नी है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सुंदर नहीं है, पति उससे प्रेम नहीं करता है, पति कहीं और प्रेम करता है। तो वो लड़की, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना, एकदम समझ लीजिए कि मिरांडा ही उसे बोल रही है, एकदम मिरांडा का भारतीय संस्करण है। और वह अपने पति के बारे में एक वाक्य बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये उस जमाने में चलता था। आज के ज़माने में तो पत्नियां पति का हिसाब बराबर कर देती है अगर कोई ऐसा करे तो, लेकिन उस जमाने में ऐसी हरकतें होती थी। और टेम्पेस्ट की नायिका मिरांडा अपने प्रेमी से, फर्डिनेंड से कह रही है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम मुझे किसी भी रूप में रखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी। और इस बात पे 16वीं सेंचुरी का ब्रिटिश समाज पागल हो गया कि लड़की हो तो वैसी, बीवी हो तो वैसी, कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारतीय परंपरा में छायावाद में श्रद्धा जैसी नारियां हमें दिखती हैं, जो केवल देने की बात करती हैं, अपने हक की बात बिल्कुल भूल के भी नहीं करती हैं। हिंदी की स्थिति कुल मिला के मिरांडा जैसी है। आपको जब भी समझना हो कि हमारी भाषा किस हालत में है, तो हमारी भाषा द टेम्पेस्ट की मिरांडा की हालत में है। ताकतवर है पर उसको ताकत का एहसास नहीं है, समझदार है पर उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी समझदार हो, खुद फैसले कर सकती है पर उसके नाम पर फैसले लेने वाले खुद इतने समझदार नहीं हैं कि उसके महत्व का अनुमान कर सके। अपने ही मठाधीशों से घिरी हुई, अपने ही परिवार के ऊल जलूल निर्णय करने वालों की दासी बनी हुई, कुछ कुछ वैसी स्थिति हिंदी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हिंदी बहुत ताकतवर भाषा है, लेकिन हम मेरा बात के डरते हैं। कुछ उदाहरण से बात समझ लेते हैं। और जब भी कोई आपसे पूछे कि हिंदी का भविष्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी जटिल प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता है, हाँ या ना में नहीं होता है। उसका उत्तर बहुत सारे पहलुओं में होता है। और जब तक आप किसी जटिल प्रश्न को 4-5 सरल प्रश्नों में तोड़ नहीं लेंगे, तब तक उस प्रश्न का उत्तर आप ठीक से दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या हिंदी का कोई भविष्य है या हिंदी का भविष्य कैसा है, तो हिंदी कोई एक वस्तु नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मसलन आपको बताना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में क्या है, व्यापार की, वाणिज्य की, नौकरी की दुनिया में उसका भविष्य क्या है। और जब तक इन सारे प्रश्नों पर अलग अलग आप 4 वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तक हिंदी के भविष्य की बात कैसे करेंगे। मसलन क्या हिंदी का भविष्य बोलचाल की भाषा के रूप में है या हम खत्म होने वाले हैं। यदि कोई आपसे कहे कि हम खत्म होने वाले हैं, उस मूर्ख की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वो निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर सकता है। तथ्यों पर ध्यान देना है। हिंदी समाज की बुरी आदत है कि हम तथ्यों पर नहीं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथ्यों पर ध्यान देना है। जनगणना निकाल के देख लीजिए। 1991 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 39% थी। कुल 83 करोड़ आबादी थी, उसमें से लगभग 32 करोड़ के आसपास हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बात कर रहा हूं मैं, मातृभाषा। 2001 के सेंसस में यह परसेंटेज 39 से बढ़ के 41 हो गया, 41% हो गया। 2011 के सेंसस में जब हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज 43.6 हो गई। जिसका सीधा सा मतलब है कि 53 करोड़ लोग, 52-53 करोड़ लोग भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। और अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में कितने बोलते हैं भारत में? 2,70,000, 0.02%। 43.6% और 0.02% के बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में है,
तो मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग खतरे में है। 2021 से सेंसस हो नहीं पाया है, अब होगा, उम्मीद है कि 24 में हो जाएगा। हमारी आबादी आज के समय 143 करोड़ की है, अनुमान जो है अगले साल तक 145 के आसपास होनी चाहिए। 145 करोड़ में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमान है कि 45 से 46% अगले साल होने वाली है, और जिसका मतलब ये है कि लगभग मान के चले कि 64 से 66 करोड़ के बीच में मातृभाषा बोलने वाले हिंदी समाज के लोग होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि 65 करोड़ लोगों की मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए इस चीज की। फिर सवाल उठता है कि क्या हम दुनिया में बहुत कमजोर हैं? भारत की जनगणना सर्वेक्षण में 31 भाषाओं की बात होती है, दुनिया के सर्वेक्षण में 7,115 भाषाओं की बात होती है। 7,115 भाषाओं में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 से कम है। कुल 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 1 बोलता है, 10 बोलते हैं। 150 भाषाएं ऐसी हैं। लगभग 5,500 से 6,000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में हिंदी का स्थान जानते हैं कौन सा बोलने वालों में? तीसरा स्थान। 7,115 भाषाओं में जो भाषा तीसरे नंबर पे है, उसके बोलने वाले परेशान हैं कि हम खत्म होने वाले हैं। आप उनका हाल सोचिए जो 10 से कम पे चल रहे हैं, जो 1 लाख से कम पे चल रहे हैं, 10 लाख से कम पे चल रहे हैं। और हम दुनिया की पूरी आबादी में 8% से ज्यादा जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा केवल अंग्रेजी और मंडारिन 2 ही भाषाएं हैं जो 16 और 14% पे हैं, और हम नंबर 3-8% पे हैं। ना फ्रेंच हमसे आगे, ना स्पेनिश हमसे आगे है, और जितनी भाषाओं का नाम आप जानते हैं वो सब हमसे कोसों पीछे हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक भाषा के तौर पर हिंदी पर न खतरा है, न खतरा आने की संभावना है। इसको मन से एकदम निकाल दीजिए, दूर दूर तक निकाल दीजिए। दूसरी बात है कि क्या हम व्यापार की भाषा, व्यवसाय की भाषा, नौकरी की भाषा में सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, कम हो पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसकी वजह हमारा एक औपनिवेशिक जो सोचने का तरीका है वो है। मैं हिंदी के पक्ष में इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं संयोग से हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक रहे। अगर मैं सिर्फ इसलिए हिंदी के पक्ष में बोलूंगा तो ये तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति अपनी भाषा के पक्ष में बोलता है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगा, केवल भावनाओं पर नहीं टिकना चाहूंगा। मैंने दुनिया के जितने देश देखे, मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन, मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा हाल है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहां का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है। बोले नहीं, वहां तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं। अपनी भाषा को लेकर बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहां पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है। अंग्रेजी भी है, रिसर्च में है, जहां जरूरत है अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के विभाग है, वो भी एक भाषा के तौर पर है। पर जब उनको अपने यहाँ पढ़ाना होता है तो इंश्योर करते हैं कि वो पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में हो। दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? और ये बात केवल हिंदी की नहीं है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है, गुजराती, मराठी की भी है। मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही मेडिकल साइंस क्यों पढ़ना पड़ेगा?
इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही क्यों पढ़ना पड़ेगा? और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी केंद्र सरकार में गृह मंत्री ने पिछले साल एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। और किताबें भी तैयार हो गई हैं, इंजीनियरिंग की भी, मेडिकल साइंस की भी। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? ऐसा कौन सी आश्चर्य की बात है? एक ही तनाव हो सकता है कि भाई आप जब बात करेंगे टर्म्स की, तकनीकी शब्दों की बात करेंगे, तो तकनीकी शब्दों को आप दूसरी भाषा में आराम से नहीं ला सकते क्योंकि उस भाषा में उतने शब्द विकसित नहीं हुए। कोई बात नहीं, आप बीमारियों के नाम, लेबोरेटरी के टेस्ट के नाम वैसे के वैसे अंग्रेजी में स्वीकार कर लीजिए, उसको देवनागरी लिपि में लिख लीजिए जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते ही होंगे। आप हिंदी भाषा में रोमन मैसेज करते ही हैं, मतलब अंग्रेजी की लिपि में हिंदी लिखते ही होंगे कई बार। तू कहाँ जा रही है, TU के, अब तो आपने और छोटा कर दिया, KHA कहाँ हो गया उसी में। जा में जे से ही काम चल जाता होगा, RH से रही हो जाता होगा और H से है हो जाता होगा। इसी को भाषा का अपभ्रंश बनना बोलते हैं, जो आजकल हम नए सिरे से बना रहे हैं। क्या समस्या है? मेडिकल साइंस की पूरी किताब हिंदी में हो और उसमें अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल वैसा का वैसा हो, इसमें क्या परेशानी है? और जब भाषा हम सीखते हैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों की बात करूंगा, रिसर्च की बात करूंगा, भावनाओं की बात नहीं करूंगा। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है, यूनेस्को पीछे पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा दुनिया का जितनी आसानी से अपनी भाषा में सीख सकता है, दूसरी भाषा में सीख ही नहीं सकता। इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे। जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से एक आप सर्च कीजिएगा, इथियोपिया में 1994 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो करने वाले नाम है, उनका व्यक्ति का नाम इरेद सईद ऐसा कुछ नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। आप इथियोपिया 1994 मदर टंग इतना करके सर्च कर लीजिए, तुरंत सामने आ जाएगा। उस व्यक्ति ने बहुत गंभीर रिसर्च की। 1994 में इथियोपिया ने, जो कि एक अफ्रीकन देश है, क्या किया, एक नियम बनाया कि हमारे सारे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हमारी भाषा में दी जाएगी और चौथी क्लास के बाद हम बच्चों को अंग्रेजी में शिफ्ट करेंगे। दो ऑप्शन थे, एक है कि बचपन से अंग्रेजी पढ़ाएं, एक चौथी क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उच्च शिक्षा के मामले में अंग्रेजी ज्यादा कारगर भाषा थी, वहां भी थी, यहां भी थी, आज भी है कई मामलों में। इतना ही चेंज किया कि नर्सरी से नहीं पढ़ाएंगे, चौथी क्लास तक पढ़ाएंगे अपनी भाषा में, अंग्रेजी भी हल्का फुल्का सिखाते रहेंगे, और जब अंग्रेजी में एक ठीक ठाक स्तर आ जाएगा फिर मीडियम चेंज कर देंगे। वो रिसर्च आज की दुनिया में एजुकेशन साइंस की सबसे प्रामाणिक रिसर्च मानी जाती है, और वो साबित करती है कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने से लेकर, बच्चों की समझदारी बढ़ने से लेकर, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ने से, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने से लेकर, और बच्चों की अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ लगाव बढ़ने के स्तर तक, हर मामले में मातृभाषा में पढ़ाई करने से बेहतर स्थितियां बनी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात हिंदी की नहीं है, ये मराठी की भी है, तेलुगु की भी है, तमिल की भी है। मुझे दया आती है उन बच्चों पर, जिनमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मैं भी उसी समाज की पैदाइश हूं, उसी समाज के दबाव मुझ पर भी काम करते हैं, और ये रिसर्च मैंने संयोग से अपने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ी, पहले पढ़ी होती तब भी मैं क्या करता, दिल्ली में आपको एक भी अच्छा स्कूल मिलेगा ही नहीं जो मातृभाषा में पढ़ाता हो। एक ऐसा माहौल है, मुझे दया आती है उन बच्चों पर। वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं, तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे, और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है,
ये लेडी फिंगर है, तुम जो लाए हो वो आलू नहीं है, पोटैटो है, रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है ना, ब्रेड तो वो होती नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है तो। और वो बेचारा एक अजीब सी कश्मकश में है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि जीरो क्या होता है, संख्या क्या होती है, एक क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहा है कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लग गई नंबर शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा।